हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज़ ब्लड सेक्स रॉयल्टी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ स्टार्ट होती है 1536 फ्रांस से, जहाँ हम एन बोलेन नाम की लड़की को देखते हैं जो फ्रांस के महल में थी और वहाँ पर वो वहाँ के तौर तरीके सीख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एन बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। उस ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, लेकिन एन के ख़यालात काफ़ी अलग थे। वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी और वो इसी के ऊपर बुक्स पढ़ा करती थी। जिसके बाद हम एन की बहन मेरी को देखते हैं, जो फ्रांस के राजा की मिस्ट्रेस थी। और एन को लगता था कि उसकी बहन ये गलत कर रही है, लेकिन उसकी बहन का कहना था कि वो बस लाइफ एंजॉय करना चाहती है। अब एन ने कुछ साल फ्रांस में गुजारे और वहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा। जिसके बाद फ्रांस के राजा और इंग्लैंड के राजा के बीच में एक टूर्नामेंट था। यहाँ पर पता चलता था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि दोनों ही काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। अब जब टूर्नामेंट चल रहा था और एक गेम के दौरान हेनरी गिर जाता है, तो एन उसके ऊपर हंसने लगती है। ये देखकर हेनरी एन की तरफ आता है और उससे उसका नाम पूछता है, तो एन उसे अपना नाम बताती है। जिसके बाद एन की बहन एन को वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एन के पापा हेनरी के लिए काम करते थे और वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। अब एन के घर वालों की बात करें तो एन की माँ को भी पढ़ने का काफ़ी शौक था और शायद उन्हीं की वजह से एन को भी ये पढ़ने का शौक आ गया था। साथ ही एन की एक बहन थी मैरी, जो कि उससे बड़ी थी, और उसका एक छोटा भाई है जॉर्ज, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेकिन जॉर्ज की वाइफ एन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एन को पता चलता है कि उसकी बहन मैरी हेनरी की वजह से प्रेग्नेंट है। एक्चुअली मैरी हेनरी की मिस्ट्रेस थी और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन हेनरी को पूरा यकीन नहीं था कि ये बच्चा उसका ही होगा, क्योंकि मैरी का और भी लोगों के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से वो मैरी के बच्चे को अपना नहीं सकता था। साथ ही वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, इसलिए अगर वो बच्चा हेनरी का भी होता तो भी वो राजा नहीं बन सकता था। साथ ही हमें पता चलता है कि हेनरी की शादी कैथरीन के साथ हो गई थी। कैथरीन एक काफ़ी बड़े राज्य की राजकुमारी थी और उसकी शादी पहले हेनरी के भाई से हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसकी शादी हेनरी के साथ करवा दी थी। लेकिन हेनरी को एक बेटा चाहिए था, जो कि कैथरीन दे नहीं पा रही थी। कैथरीन को बेटी हुई थी, जिसकी वजह से हेनरी कैथरीन से काफ़ी अपसेट था। जिसके बाद हम एन को देखते हैं, जो महल ज्वाइन करती है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात हेनरी से होती है और एनरी एन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था कि वो एन को पसंद करता है। जिसके बाद एन और हेनरी की कई बार मुलाकात होने लगती है, क्योंकि एन वहाँ पर लेडी इन वेटिंग थी और इसी वजह से उसकी और हेनरी की अक्सर मुलाकात होने लगी। हेनरी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो एन को बहुत पसंद करता है। तो वही एन को भी हेनरी काफ़ी पसंद था, लेकिन वो हेनरी की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन की हालत वो देख चुकी थी। इसलिए एन जब भी हेनरी उसके करीब आने की कोशिश करता, तो वो उसे वहीं पर रोक देती। साथ ही हेनरी अब एन को काफ़ी सारे तोहफे भेजने लगा था। एक दिन उसने उसे एक लॉकेट दिया था, जिसे पहनकर एन जा रही थी कि तभी वहाँ पर कोर्ट का एक आदमी आता है और एन से वो लॉकेट ले लेता है। एक्चुअली वो आदमी भी एन को पसंद करता था और चाहता था कि एन उसकी हो। अब वो लॉकेट लेकर चला जाता है और एन उसे कुछ भी कह नहीं पाती। जिसके बाद जब हेनरी के साथ एन थी, तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और हेनरी को वो लॉकेट दिखाता है। ये देखकर हेनरी को ऐसे ही लगता है कि शायद एन का और उस आदमी का अफेयर था, यानी कि एन वर्जिन नहीं है। अब ये देखकर हेनरी काफ़ी अपसेट था और ये देखने के बाद एन उसके पास चली जाती है और उसे बताती है कि उन दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है। उस आदमी ने उससे वो लॉकेट ज़बरदस्ती लिया था। अब ये सुनने के बाद हेनरी खुश होता है और एन के करीब आने लगता है, लेकिन एन उसे रोकती है और कहती है कि वो अपनी बहन की हालत देख चुकी है, इसलिए वो अपनी हालत भी उसकी जैसी नहीं करना चाहती। इसलिए वो हेनरी की मिस्ट्रेस बनने से मना करती है। एन कहती है कि वो चाहती है कि उसका और हेनरी का बेटा यहाँ का राजा बने। ये बोलकर एन वहाँ से चली जाती है। अब एन महल छोड़कर अपने घर आ गई थी, क्योंकि वो हेनरी से दूर रहना चाहती थी। अब एन के महल छोड़ने के बाद हेनरी उसे काफ़ी खत लिखा करता था और उसे वापस बुलाया करता था, लेकिन एन कुछ ही खतों का जवाब देती, जिसकी वजह से हेनरी उसके लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था। आखिरकार इंतज़ार करने के बाद हेनरी एन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और उसके करीब आने लगता है, तो एन उसे फिर से रोकती है और कहती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। अब ये सुनकर हेनरी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वही एन के पापा भी एन को डांटने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कह के एन ने सबको खतरे में डाल दिया था।
तो वही एन को लगा था कि हेनरी उससे प्यार करता है, लेकिन वो तो उसके साथ बस रोमांस करना चाहता था, जिसकी वजह से एन भी हेनरी से काफी गुस्सा थी। लेकिन बाद में हेनरी उससे माफी मांगता है और उसे महल वापस बुला लेता है, जिसके बाद एन महल वापस चली जाती है। साथ ही हेनरी उसे वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा, जो सुनने के बाद एन काफी खुश थी, क्योंकि वो हेनरी को पसंद करती थी। साथ ही वो चाहती थी कि रानी बनने के बाद वो सब कुछ कर सकती थी जो वो लोगों के लिए करना चाहती थी, जैसे कि उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करना और गरीबी मिटाना। तो वही कैथरीन को भी डाउट होने लगा था कि एन और हेनरी के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसे लगा था कि हेनरी जिस तरह बाकी लड़कियों के साथ करता है वैसे ही एन के साथ भी करेगा, इसलिए उसने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वही हेनरी एन के लिए काफ़ी सीरियस हो रहा था, क्योंकि एन ने हेनरी से कहा था कि जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वो लोग इंटीमेट नहीं हो सकते, लेकिन उनके बीच रोमांस चालू था। जिसके बाद हेनरी कोशिश करने लगता है कि वो कैथरीन के साथ डिवोर्स ले सके। अब ऐसा उनकी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि किसी राजा ने रानी को डिवोर्स दिया हो। साथ ही हेनरी को चर्च से इस बात की परमिशन नहीं मिलती कि वो कैथरीन को डिवोर्स दे सके, जिसकी वजह से हेनरी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो इस बारे में एन को बताता है तो एन भी काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन एन के पास इसका एक रास्ता था। एक्चुअली एन ऐसी किताबें पढ़ा करती थी जो कि इंग्लैंड में बैन थी। एक्चुअली एन का कहना था कि कोई भी बाइबल किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, लेकिन इंग्लैंड के मुताबिक बाइबल बस लैटिन में ही पढ़ना चाहिए, इसलिए अगर कोई इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता तो उसे जान से मारा जाता। और एन इसके काफ़ी खिलाफ थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो कुछ कहती तो उसे भी मारा जाता। अब एन सोचती है कि उसके पास जो किताब है वो उसे हेनरी को दिखाएगी, क्योंकि उस किताब में लिखा गया था कि राजा सबसे ऊपर होता है, उसके अंडर चर्च वगैरह सब कुछ आते हैं। हालांकि एन काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि इसके लिए उसे सज़ा भी हो सकती थी, क्योंकि ये किताब इंग्लैंड में बैन थी। लेकिन एन हेनरी को ये किताब कुछ इस तरह से देती है कि हेनरी उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता, और वो किताब पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि वो चर्च से ऊपर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंग्लैंड का नया चर्च बनाएगा, जहाँ का मेन वही होगा और उसके अंडर ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। अब ऐसा करने की वजह से हेनरी को काफ़ी सारा बैकलैश मिलता है। काफ़ी लोग हेनरी से गुस्सा थे, तो वही कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा होने के बाद अब हेनरी कैथरीन को डिवोर्स दे चुका था, जिसके बाद वो एन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे एक राजा के सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए वो एन को लेकर फ्रांस जाता है और फ्रांस के राजा से एन बात करती है, जिसके बाद वो राजा उन्हें सपोर्ट करने के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से एन काफ़ी खुश थी। अब वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और एन काफ़ी डरी हुई थी कि अब वो दोनों इंटीमेट हो चुके हैं, लेकिन वो शादी के बाद ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी। अब ये देखने के बाद हेनरी फैसला करता है कि वो दोनों कल ही शादी करेंगे, जिसके बाद अगले ही दिन हेनरी और एन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब एन काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो हेनरी को सलाह भी दिया करती थी कि किस तरह से उसे अपनी पावर का यूज़ करके लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही एन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से हेनरी भी काफ़ी खुश था, क्योंकि फाइनली उसे अपना वारिस मिलने वाला था, और इसकी वजह से एन और हेनरी का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एन की डिलीवरी का टाइम आता है, और एन को पता चलता है कि उसे लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है, जिसकी वजह से हेनरी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। साथ ही उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं था, वो बस एन के साथ इंटीमेट होना चाहता था ताकि एन उसके लिए बेटा पैदा कर सके। और कुछ टाइम बाद एन प्रेग्नेंट हो भी जाती है, लेकिन एन काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि वो बस बच्चे पैदा करते हुए अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। उसे काफ़ी कुछ करना था, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद एक बार अगर बेटा हो जाए तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके बाद वो सब कुछ कर पाएगी जो उसने सोचा था। लेकिन एक दिन अचानक से एन का मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो वही हेनरी का कहना था कि शायद उसका और एन का शादी करना ही गलत था। उसने लोगों के सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाकर उनसे शादी की थी, और शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही हेनरी को लगता था कि जो मिसकैरेज हुआ था वो लड़का ही था, और इसके लिए वो एन को ही ब्लेम कर रहा था, जिसकी वजह से उसका और एन का रिलेशन काफ़ी बिगड़ने लगा था, और इसकी वजह से हेनरी भी एन के पास कम जा रहा था। ये देखकर एन भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे हेनरी फिर से उसके पास आए। जिसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो एक शिकार पर चला जाता है, लेकिन उस दौरान वो घोड़े से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब एन भी काफ़ी डर गई थी, क्योंकि अगर हेनरी को कुछ हुआ तो एन का भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हेनरी को होश आ जाता है और वो ठीक था। लेकिन जैसे ही एन हेनरी से मिलने जाती है तो वो देखती है कि हेनरी एक दूसरी लड़की के साथ था, जिसका नाम था जेन। एंड जब हेनरी को जेन के साथ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हेनरी उसे धोखा देगा, क्योंकि हेनरी ने उसके प्यार में इतना सब कुछ कर दिया था, और अब वही हेनरी
एन को धोखा दे रहा था। वो इस बात पर हेनरी से लड़ने लगती है तो हेनरी उससे कहता है कि उसे इस बार बेटा ही चाहिए। एक्चुअली एन तब प्रेग्नेंट थी, लेकिन हेनरी के ये बिहेवियर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। साथ ही वो जेन पर भी काफ़ी गुस्सा थी और वो उससे लड़ने चली जाती है। और इसी चक्कर में एन का फिर से मिसकैरेज हो जाता है, जिससे एन ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। अब हेनरी को एन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जेन के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने लगा था, जिसकी वजह से एन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एन हर बार हेनरी के साथ बात करने की कोशिश करती, लेकिन हेनरी उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। एन हेनरी को समझाती है कि उन दोनों की बेटी एलिजाबेथ उनकी आने वाली वारिस बन सकती है, वो उनका राज्य संभाल सकती है। लेकिन हेनरी का कहना था कि उसे लड़का ही चाहिए जो उसका राज्य संभाल सके। अब इसी बात पर फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। साथ ही एन को पता चलता है कि हेनरी जो भी डिसीजंस ले रहा है वो लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि खुद का खजाना भरने के लिए। अब ये सुनने के बाद एन हेनरी के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन हेनरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हेनरी एन से मिलने नहीं आता, जो देखकर एन काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि हेनरी ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। जिसके बाद एन के पास वहाँ का स्टाफ आता है और एन से कहता है कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हेनरी को डाउट है कि एन उसे धोखा दे रही है और उसके कई सारे मर्दों के साथ अफेयर है। जो सुनने के बाद एन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि हेनरी उसके ऊपर ऐसे ब्लेम कैसे लगा सकता है। वो कई बार कोशिश करती है कि वो एक बार हेनरी से मिले, लेकिन हेनरी उससे मिलने नहीं आता। जिसके बाद एन को कोर्ट के सामने लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या सच में उसने ये क्राइम किया है। जिस पर एन कहती है कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, तो उससे उसका बेगुनाही का सबूत मांगा जाता है। अब एन सबको बताती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट के पास भी एन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हेनरी ने ही प्लान किया था, इसलिए कोर्ट में भी एना को गुनहगार साबित किया जाता है। एक्चुअली एना सबके साथ घुल मिल कर रहती थी और उसकी काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ दोस्ती थी, और इसलिए उनके साथ एना के रिलेशन को कंफर्म किया जाता है और कहा जाता है कि एना अपने हस्बैंड यानी कि किंग को धोखा दे रही थी। साथ ही इसमें एना का रिश्ता उसके भाई जॉर्ज के साथ भी जोड़ा जाता है और उन सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जो सुनकर एन काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसके भाई के साथ भी ये सब कुछ हो रहा था। साथ ही एन को ये सज़ा सुनाई गई थी कि उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। जो सुनने के बाद एन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो बस एक बार हेनरी से मिलना चाहती थी, लेकिन हेनरी उससे मिलने नहीं आया। तभी वहाँ पर हेनरी का सलाहकार आता है और वो एन से कहता है कि अगर एन हेनरी और उसकी शादी को नाजायज़ बताएगी तो शायद वो अपनी जान बचा सकती है। अब ये सुनने के बाद एन पहले तो इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि अगर उनकी शादी इनवैलिड होती तो एलिजाबेथ भी नाजायज़ बेटी होती, इसलिए एन ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन वो सलाहकार एन से कहता है कि अगर एन ऐसा करती है तो वो जिंदा रह पाएगी और अपनी बेटी की परवरिश कर पाएगी। अब ये सुनने के बाद एन उस पेपर्स पर साइन कर देती है कि उनकी शादी इनवैलिड थी। अब एन को लगा था कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये सब कुछ हेनरी ने प्लान किया था, क्योंकि वो कुछ भी करके एन को मरवाना चाहता था, ताकि एन के बाद वो जेन के साथ शादी कर सके। हेनरी का ये धोखा देखकर एन काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जो आदमी उससे इतना प्यार करता था और उसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, वो इसे इस तरह से धोखा दे सकता है। अब एन मरने से पहले भी किसी के भी सामने हेनरी के बारे में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो हेनरी के खिलाफ कुछ भी करेगी तो उसका जो बाकी परिवार है उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाएगा। एन को अभी भी अपने मॉम डैड और अपनी बेटी बहन इन सब की चिंता थी, इसलिए एन सबसे यही कहती है कि वो हमेशा अपने राजा के साथ वफादार थी। जिसके बाद एन को मारा जाता है और उसके कुछ टाइम बाद ही हेनरी जेन के साथ शादी कर लेता है। लेकिन बाद में एन की बेटी एलिजाबेथ ही इंग्लैंड की महारानी बनती है और उन्होंने 44 ईयर्स तक इंग्लैंड पर राज किया था। साथ ही उन्होंने वो सब कुछ कर दिया था जो एन करना चाहती थी, यानी कि एन का सपना कहीं ना कहीं एलिजाबेथ ने पूरा कर दिया था। और साथ ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में शादी नहीं की और यहीं पर यह सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी ब्लड सेक्स रॉयल्टी सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।